स्टार्ट करिए। ठीक बताइए। आप आवे खोते आते तेरा पर फोन कर दियो एक पेपर खाली क्या रहे। बाबा कोकिल चंद विचार मंच के द्वारा आयोजित संस्कृत सप्ताह के समापन एवं धन्यवाद ज्ञापन के अवसर पर मुझे जो यह मंच प्रदान हुआ है, मैं इसके लिए बाबा कोकिल चंद विचार मंच के सभी आयोजकों, सभी सदस्यों एवं मार्गदर्शक मंडल के सभी सदस्यों को आभार प्रकट करता हूँ। संस्कृत सप्ताह के अंतर्गत आयोजक आशीष कुमार पांडे के द्वारा जो संस्कृत और भारतीय संस्कृति के संदर्भ में देश के जाने माने और मूर्धन्य विद्वानों के द्वारा व्याख्यान प्रस्तुत किया गया, वह अद्भुत है और अद्वितीय भी। यूँ तो भारत में तमाम क्षेत्रों में संस्कृत सप्ताह मनाए गए, संस्थाओं में मनाए गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बार बाबा कोकिल चंद मंच की तरफ से जो यह आयोजन हुआ है वह अलौकिक है। आयोजन की शुरुआत प्रोफेसर लखनलाल पांडे, जो कई भाषाओं के विद्वान हैं, मर्मज्ञ हैं, साहित्य को नज़दीक से आत्मसात किया है, उनके द्वारा अभिनंदन जो अतिथियों का हुआ है उसके द्वारा शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था, सनातन परंपरा, संस्कृत, संस्कृति, संस्कार, सभ्यता एवं समाज का संरक्षण एवं संवर्धन। इस व्याख्यान माला में जो विभिन्न विचारकों और विद्वानों के द्वारा जो अद्भुत उद्घोषण हुआ, संबोधन हुआ, उससे इस समय ऑनलाइन से जुड़कर देश के विभिन्न भागों में रहने वाले श्रोता काफ़ी लाभान्वित हुए और देश के विभिन्न कोनों से इसका फीडबैक जो प्राप्त हुआ है वह बहुत ही प्रशंसनीय है। शुरुआत प्रथम दिन, संस्कृत सप्ताह के प्रथम दिन के अवसर पर इसकी शुरुआत डॉक्टर कृष्ण कुमार भार्गव जी के द्वारा हुए। वे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति में संप्रति प्रोफेसर हैं। उन्होंने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संस्कृत भाषा की प्रासंगिकता, शिक्षा एवं समाज को के बारे में जो विवरण प्रस्तुत किया, जो अपने सहज भाषा में इन गूढ़ विषय को समझाने की कोशिश की, उससे श्रोता काफ़ी लाभान्वित हुए। श्री प्रणब महाराज पुणे से, जिन्होंने दूसरे दिवस के अवसर पर संस्कार, संस्कृति और संस्कार का भारतीय आधार को ग्रामीण परिवेश में घुसकर तथा लोगों की मन मस्तिष्क में के समीप पहुंचकर उन्होंने संस्कृति और संस्कार की अद्भुत विवेचना की। कार्यक्रम के तीसरे दिन प्रोफेसर डॉक्टर लखनलाल पांडे, जो भागलपुर विश्वविद्यालय के अंग्रेजी भाषा के प्रोफेसर हैं, परंतु जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी और संस्कृत पर भी समान अधिकार रखते हैं।
और ऐसे विद्वान जिन्होंने संस्कृत साहित्य का जो व्यापक और सरस विवेचन प्रस्तुत किया वह काबिल तारीफ रहा और सभी श्रोताओं के मस्तिष्क में अच्छी तरह समा गया। संस्कृत सप्ताह के चौथे दिन डॉक्टर सूर्यमणि भंडारी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली में ये प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। उनका विषय था हमारे संस्कारों में संस्कृत भाषा और साहित्य का महत्व। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसका महत्व और बखान करने के लिए पूरा जीवन भी समर्पित हो जाए तो पर भी अधूरा हो सकता है, परंतु उन्होंने बहुत कम समय में इनके महत्व को और संस्कृत साहित्य के महत्व पर जो प्रकाश डाला वह सभी सुधी श्रोताओं को आलोकित किया। पांचवें दिन दो विद्वान जुड़े। एक अपराह्न में श्री ज्योतिन्द्र मिश्रा जो कि लोक भाषाओं के कवि हैं, गिधौरिया बोली को समृद्ध और समुन्नत बनाने में उनका अपरिमेय योगदान रहा है, लेकिन उन्होंने बहुत ही वास्तविकता से लोगों को ओतप्रोत करवाया कि संस्कृति के प्रति इतनी राजनीतिक उदासीनता और उपेक्षा क्यों? आखिर क्या कारण है कि वर्तमान सरकार संस्कृत को इतनी गंभीरता से नहीं ले रही है? उसके बारे में उनके विचार मौलिक और अद्भुत थे। शाम में डॉक्टर लक्ष्मण कुमार जो कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति के प्रोफेसर हैं, उन्होंने आधुनिक परिप्रेक्ष्य में गुरुकुल शिक्षा पद्धति की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। छठे दिन डॉक्टर दिव्य चेतन ब्रह्मचारी, अलौकिक अद्भुत व्यक्तित्व, जिन्होंने जो संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी के प्रोफेसर हैं, उनके व्यक्तित्व और उनके ज्ञान से यह पता चलता है कि संस्कृत के प्रति उनका कितना प्रेम है और भारतीय संस्कृति के ज्ञान कोश में उनकी कितनी गहराई है। उन्होंने पुरुषार्थ चतुष्टय जो भारत की मूल संस्कृति है उस पर उन्होंने अपना विवेचन दिया। सातवें दिन या कहें कि अंतिम दिन संस्कृत सप्ताह के सुश्री एस वैष्णवी जो केंद्रीय विश्वविद्यालय तिरुपति में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं, उन्होंने भारत के सांस्कृतिक एकीकरण में संस्कृत की भूमिका को बड़े ही रोचक और मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया और श्रोताओं ने उनकी जो विवेचना को काफ़ी सराहा है। मैं कोकिलचंद विचार मंच की तरफ से इन सारे देश के मूर्धन्य विद्वानों को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं, क्योंकि आज की परिस्थिति में जब सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है तो इन हमारी विरासत जो धनी विरासत है इसको बचाने का संकल्प और श्रेय इन विद्वानों और मनुष्यों का ही है। आशीष कुमार पांडे जो कि बहुत ही होनहार और भारतीय संस्कृति को जानने के बहुत उत्सुक हैं, उन्होंने इन विद्वानों को जोड़कर श्रोताओं के लिए एक बहुत बड़ा अवसर दिया। यह निश्चित रूप से बहुत बड़ा मंच है। इस मंच पर मुझे धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित किया गया और समीक्षा के लिए। मैं यह हिम्मत नहीं करता इन विद्वानों के भाषण की समीक्षा की जाए और मेरे बस की बात यह नहीं है। मैं समीक्षा के संदर्भ में यही बोल सकता हूं कि ऐसे कार्यक्रम अनवरत चलना चाहिए। मैं पुनः बाबा कोकिलचंद विचार मंच की तरफ से इन सभी विद्वानों को हार्दिक आभार और प्रणाम करता हूं। कुछ मैं भी इन विद्वानों के उचिष्ट स्तर से तैयार कर
मैं संस्कृति के बारे में थोड़ा सा अपना वक्तव्य रखने की दृष्टता करना चाहूँगा। आखिर संस्कृति है क्या? इस पर विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। एक विद्वान ने कहा है कि संसार में जो कुछ भी अच्छी बातें बताई गई है, जानी गई है, मानी गई है, उससे अपने आप को परिचय कराना ही संस्कृति है। सांस्कृतिक संदर्भ में यह बातें कही गई है कि संस्कृति शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों का संवर्धन, प्रशिक्षण और विकास का ही नाम है। इन दो पंक्तियों से ही संस्कृति के बारे में हमारी जो समझ है उसके लिए काफ़ी दो पंक्तियां। आखिर संस्कृति बुनियादी भी है और अंतर्राष्ट्रीय भी है, परंतु इसका राष्ट्रीय स्वरूप भी है। जहां तक भारतीय संस्कृति का सवाल है, भारतीय संस्कृति एक सामासिक संस्कृति रही है, कंपोजिट कल्चर। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि भारत की जो सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ की विविधता, भाषाई विविधता, भौगोलिक विविधता, धार्मिक विविधता, क्षेत्रीय विविधता और पूजा पद्धति की विविधता, खान पान की विविधता, पोशाक की विविधता। ये हमारे जो धनी और सामासिक संस्कृति का परिचायक है। कुछ लोग भारतीय संस्कृति को हिंदू संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, ईसाई संस्कृति के आधार पर विभिन्न खंडों में बांटना चाहते हैं, परंतु यह उचित नहीं है। भारतीय संस्कृति के संदर्भ में दो शक्तियां हमेशा से कार्य करती रही हैं। दो शक्तियों का सिद्धांत भारतीय संस्कृति के निर्माण में और संवर्धन में बड़ी भूमिका निभाई है। एक सातत्व का सिद्धांत और दूसरा परिवर्तन का सिद्धांत। भारतीय संस्कृति के किसी भी कालखंड की विशेषता को देखने से पता चलता है कि दोनों सातत्व का सिद्धांत और परिवर्तन का सिद्धांत, जो कि लाक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से एक दूसरे का परस्पर विरोधी लगता है, परंतु दोनों का समावेश आप देख सकते हैं। भारतीय संस्कृति के किसी कालखंड में झांकी लेने से पता चलता है कि वहाँ सातत्व भी है और परिवर्तन भी हो रही है। सातत्व में परिवर्तन और परिवर्तन में सातत्व, ये भारतीय संस्कृति का मूल स्वरूप रहा है। इसलिए जो भारतीय संस्कृति वैदिक आर्यों के पूर्व इस भारत में आई थी, वह संस्कृति की झलक आज भी हमें दिखाई पड़ती है, लेकिन परिवर्तन के साथ। तो दोनों सातत्य और परिवर्तन ने भारतीय संस्कृति का संवर्धन किया है। भारतीय संस्कृति समन्वय की संस्कृति रही है। भारत का कोई एक जाति, एक क्षेत्र के लोग यह दावा नहीं कर सकता है कि भारतीय संस्कृति के निर्माण में सिर्फ उसी की भूमिका रही है। यह कोई दावा नहीं कर सकता। भारतीय संस्कृति समन्वय की संस्कृति रही है और समन्वय के कई चरण रहे हैं। समन्वय कई प्रकार से होता है। मैं यहाँ समन्वय के दो अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना चाहता हूँ। एक चींटियों का समन्वय, एक मधुमक्खियों का समन्वय। चींटियाँ दाना के विभिन्न कणों को समन्वय के लिए एकत्रित तो करती है, लेकिन समन्वय नहीं कर पाती। मधुमक्खियाँ विभिन्न पुष्पों से रस संग्रह करके जो समन्वय करके जो स्वरूप प्रदान करती है, उसका स्वरूप जो शहद के रूप में होता है। और शहद का स्वाद, शहद का चरित्र क्या होता है, शहद का औषधीय गुण, शहद की महत्व क्या होती है, आप समझ सकते हैं। तो भारतीय संस्कृति यह मधुमक्खियों की समन्वयकारी संस्कृति रही है, जिसमें विभिन्न
निर्वंशों, विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न मूलों के लोगों ने भारतीय संस्कृति को एकाकार किया है। भारतीय संस्कृति की पाचन शक्ति यानी हाजमा शक्ति गजब है। भारतीय संस्कृति में विभिन्न विचारों को पचाने की अद्भुत शक्ति रही है। लेकिन मैंने बताया भारत की संस्कृति के निर्माण में हमेशा दो परस्पर विरोधी विचार काम करते रहे हैं, आज भी वह है। एक शक्ति ऐसी होती है जो इस संस्कृति को मजबूत करना चाहती है, बहुत बलिष्ठ शक्तियां इसको मजबूत करने में लगी हुई हैं, और दूसरा इसको कमजोर करने के लिए, तो वैसी शक्तियां जो इस संस्कृति को कमजोर करने की भी चेष्टा की, उससे भी भारतीय संस्कृति परिमार्जित हुई है। विभिन्न विद्वानों ने जो पिछले सप्ताह के व्याख्यानों में संस्कृत और संस्कृति पर जो प्रकाश डाला, उनका दो केंद्र बिंदु रहा, एक वैदिक संस्कृति और एक आधुनिक संस्कृति, आधुनिक समाज की संस्कृति और संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा के संदर्भ में आप लोगों ने बहुत सुना इनके बारे में। मैं संस्कृत भाषा के संदर्भ में बताना चाहता हूं कि संस्कृत जो भारतीय सामासिक संस्कृति की समन्वय करने में संस्कृत भाषा की बहुत बड़ी भूमिका रही। एक तरह से सबसे प्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में संस्कृत ही प्राचीन भाषा संस्कृत रही है, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत रही है। जब आर्य भारत में आए तो अपने साथ जो भाषा यहाँ विकसित की है वह संस्कृत भाषा कहलाई। हालांकि पौराणिक कथा के अनुसार संस्कृत भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें भी देखिए समन्वय के इसमें कितने चरित्र मौजूद हैं। कहा जाता है कि जब भगवान शिव, सदाशिव की जब शादी हो रही थी पार्वती के साथ हिमालय पर, तो उसमें बहुत सारे लोग पूरे देश के, पूरे भारतवर्ष के, यानी पूरे दक्षिण भारत के लोग भी इसमें शामिल हुए। चूंकि शिव जो हैं मूलतः दक्षिण भारत के वो देवता के रूप में माने जाते हैं, जिसके बारे में आगे मैं चर्चा करूंगा। तो इसमें जब दक्षिण भारत के सारे लोग, ऋषि और मुनि जब यहाँ इकट्ठा हुए तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया। जब संतुलन बिगड़ गया, सब लोगों ने किया कि तो दक्षिण भारत का संतुलन बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। सब ऋषि मुनियों ने आग्रह किया कि भगवान संतुलन बनाइए। सदाशिव ने इसके लिए अगस्त मुनि को चुना और अगस्त मुनि को कहा कि आप जाओ और दक्षिण भारत में अपना अस्तित्व कायम करो। अगस्त मुनि ने कहा कि दक्षिण भारत में तो मैं जाऊंगा, लेकिन वहाँ की जो भाषा है प्राग वैदिक भाषा है, जो आग्नेय लोगों की भाषा है, द्रविड़ों की भाषा है, उसको तो मैं जानता नहीं हूँ। सदाशिव ने डमरू पर दोनों हाथ से थाप दिए और एक तरफ उन्होंने अगस्त को और दूसरी तरफ पाणिनि को खड़ा कर जब दोनों हाथ से थाप दे रहे थे, तो पाणिनि की तरफ से जो आवाज़ निकले उसी से संस्कृत के शब्द निकले, भाषा निकली, और अगस्त जिस तरफ से खड़े थे उससे जो थाप निकला उससे कहा जाता है कि वह तमिल शब्द निकला। और फिर अगस्त मुनि दक्षिण भारत में जाकर बस गए। आप जानते हो रामायण में भी अगस्त मुनि की चर्चा हुई है। अगस्त मुनि से भगवान राम का संवाद है, जो दक्षिण के ऋषि माने जाते हैं। तो देखिए यहाँ भी समन्वयकारी शक्तियाँ काम कर रही है उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में। ये पौराणिक है, लेकिन जो ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर संस्कृत बहुत प्राचीन भाषा है और अनुमानतः तमिल भाषा से भी 2000 वर्ष प्राचीन भाषा संस्कृत है। अभी भारत में मूलतः दो भाषा परिवार निवास कर रही है। एक भाषा जो आर्य की भाषा संस्कृत भाषा परिवार है, दूसरा द्रविड़ भाषा परिवार। संस्कृत भाषा परिवार उत्तर भारत की जितनी तमाम भाषाएं हैं, मराठी, पंजाबी, गुजराती, हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, बंगला, उड़िया, आसामीज, ये सभी भाषा के जो शब्द हैं, जो तत्सम शब्द हैं,
वो संस्कृत से निकले हुए हैं। एक तरह संस्कृत इन भाषाओं की जननी है। दूसरी भाषा जो द्रविड़ परिवार की भाषा, जिसमें तेलुगु जो सबसे प्राचीन भाषा है, तमिल जो सबसे प्राचीन भाषा है, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम, इन चारों भाषाओं में भी संस्कृत के पर्याप्त और प्रचुर शब्द हैं। तो संस्कृत ने भारत के राष्ट्रीय एकीकरण में जो भूमिका, जो महती भूमिका निभाई है, वह अतुलनीय है। भारत के ज्ञान निधि संस्कृत साहित्य में ही समाहित है। बिना संस्कृत साहित्य का अध्ययन किए भारत की संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारत के ज्ञान विज्ञान, भारत का गणित, भारत का ज्योतिष कोई नहीं जान सकता। पाश्चात्य विद्वान ने जो भारतीय संस्कृति के प्रति, ज्ञान के प्रति जो अपना प्रेम दिखाया, उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। चाहे विलियम जोन्स हों, चाहे मैक्स मुलर हों, बहुत सारे विद्वानों ने संस्कृत का अध्ययन करके भारतीय संस्कृति की गूढ़ता का परिचय प्राप्त किया। तो संस्कृत के बारे में विभिन्न विद्वानों ने बहुत अपना वक्तव्य दिया। जहाँ तक संस्कृति है, जैसा कि मैंने बताया कि अधिकांश विद्वानों का, जहाँ तक मैं सुन सका, कि उनका केंद्र बिंदु वैदिक संस्कृति, वैदिक काल से लेकर पौराणिक काल तक और फिर आधुनिकता। लेकिन भारतीय संस्कृति एक निरंतर प्रवाहित संस्कृति रही है। वैदिक काल के पहले यानी प्राग वैदिक के समय में भी ही हमारी संस्कृति की जड़ें विद्यमान है। अब जानते हैं भारतीय संस्कृति के निर्माण में निगम और आगम दो विचारधाराओं का प्रभाव रहा है। निगम जो वैदिक और आगम वैदिक से पहले, वैदिक काल से पहले प्राग वैदिक काल में, प्राग वैदिक काल में जो भगवान की कल्पना की गई है, देवता की कल्पना की गई है, वह भगवान सदाशिव, शंकर, गणेश, कार्तिकेय, मुरुगन, विष्णु और शक्ति, इनकी कल्पना की गई है। लेकिन वैदिक काल में निगम देवताओं की कल्पना की गई है। उसमें सूर्य, प्राकृतिक देवताओं की कल्पना की है, सूर्य, वायु, इंद्र, इन्हीं देवताओं की यहाँ कल्पना की गई है। वेदों में, ऋग वेदों में इन्हीं देवताओं का प्रयोग हुआ है। तो ये निगम और आगम दोनों का जा करके पुरानी काल में फिर समावेश होता है, और इसका जो पूर्णता प्राप्त होती है श्रीमद् भागवत में, वहाँ पर दोनों प्रकृति और जो साक्षात देवता है, दोनों का वर्णन मिलता है। उसी तरह हमारे संस्कृति को ऋषि और मुनियों ने संवारा है। यहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि ऋषि और मुनि दोनों लगभग पर्यायवाची शब्द लगते हैं, शब्द युग में लगते हैं, लेकिन दोनों में काफी अंतर है। वैदिक काल में ऋषियों की प्रधानता थी। ऋषियों ने ऋचाओं, वैदिक ऋचाओं को गढ़ा। लेकिन मुनि कौन थे? भारत में मुनियों की परंपरा ऋषियों से भी पहले रही है। वैदिक काल से पहले रही, प्राग वैदिक काल में मुनि थे। ऋषि और मुनि को समझने के लिए हमें प्रवृत्ति और निवृत्ति शब्द को समझना पड़ेगा, क्योंकि लगातार प्रारंभिक काल से लेकर के भारतीय संस्कृति को परिष्कृत करने में, इसको संवर्धन करने में प्रवृत्ति और निवृत्ति, इन दोनों मार्गों का जबरदस्त योगदान रहा है। वैदिक काल के लोग प्रवृत्तिवादी थे, यानी वे कर्मवादी थे। वे भौतिक सुख और संसाधनों में विश्वास करते थे। वे प्रकृति की पूजा करते थे, वो सुखों की कामना करते थे। वैदिक ऋचाओं में हमेशा सुखों की कामना के बारे में वर्णन है। वो मोक्ष और पुनर्जन्म के बारे में बहुत चिंतित नहीं थे। परंतु जो मुनि होते हैं वो निवृत्तिवादी होते हैं। ऋषि प्रवृत्तिवादी होते हैं। वह गृहस्थ जीवन में रह करके वो सभ्यता और संस्कृति के संवर्धन करते हैं। ऋषि गृहस्थ होने के कारण वे आमिष भोजन भी कर सकते हैं, ऐसा वैदिक प्रमाण है। परंतु मुनि निवृत्तिवादी होते हैं। वे अध्यात्म, मोक्ष, पुनर्जन्म इत्यादि की कामना करते हैं। वो सांसारिक जो भौतिक
सुख सुविधा से दूर रहना चाहते हैं, उनका उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति करना। तो जो मुनि की परंपरा ऋषियों की परंपरा से प्राचीन है, प्राग वैदिक काल में मुनि परंपरा थी, और जब वैदिक काल में कोलाहल मचने लगा तब उसके बाद फिर मुनिवादी परंपरा प्रारंभ हुई। वैदिक काल में यज्ञों की बहुत प्रधानता हो गई थी। मैं इन विधियों पर प्रकाश डालूंगा, चूंकि विभिन्न वक्ताओं ने इनको थोड़ा सा इनको टच नहीं किया, क्योंकि वैदिक काल जो कि प्रकाष्ठा का काल है, वैदिक प्राग वैदिक दोनों ने मिलकर जो हिंदू धर्म को, हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाया, लेकिन वैदिक काल में कुछ शैवाल भी पनपे। वैदिक काल में यज्ञों की बहुत प्रधानता हुई, प्रवृत्ति मार्गी होने कारण यज्ञों की, बलि की, हिंसा की प्रधानता हुई। वैदिक काल के ब्राह्मण, जो वर्णाश्रम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की कल्पना की, उसमें ब्राह्मणों ने उसमें अपने आप को दूसरे रूप में प्रस्तुत करना प्रारंभ किया। धर्म के ठेकेदारों के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया। उन्होंने शूद्रों को वेदों से दूर रखा और इतने कर्मकांडी, अंधविश्वास, यज्ञों की प्रधानता, बलि, हिंसा, इससे इतने ज़्यादा भोगवादी और प्रवृत्तिवादी से पूरा समाज उस समय का कोलाहल में था। और जो वैदिक जो संहिताएं हैं, जो चारों वेद हैं, उसके बाद ब्राह्मण, आप ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे ब्राह्मण हमेशा वो कर्मकांड, कैसे यज्ञ हो, यज्ञ के बिना कोई सुख और शांति नहीं प्राप्त कर सकता, अभिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकता, और यज्ञ को कैसे कराया जाए, इसके सारे जो वर्णन है, विधि विधान, वो ब्राह्मण ग्रंथ में है। उसके बाद वेदांग ग्रंथ की रचना हुई। वेदांग के बाद उपनिषद का काल आया। उपनिषद में ही इन वैदिक कोलाहल से, जो वैदिक अवनति का काल थे, जो वैदिक में रूढ़िवादिता और अंधविश्वास जो आ गए थे, इसको से उबरने की कोशिश दिखाई पड़ती है। उसमें पुनर्जन्म, मोक्ष, यानी निवृत्तिवादी कामना वहाँ की गई है उपनिषद में। और इसी अति भोगवादी से जो लोग मुख मोड़ रहे थे, उनको एक नया आयाम चाहिए था। उसमें जैन और बौद्ध, जो हिंदू की एक शाखा के रूप में, एक अलग धर्म के रूप में, अलग संस्कृति के रूप में इनका पदार्पण होता है। अब जैन और बौद्ध, जैन पहले आया, बौद्ध बाद में आया, लेकिन दोनों लगभग समकालीन थे। दोनों के उद्देश्य, दोनों के लक्ष्य, जो वैदिक संस्कृति, जो वैदिक समाज में जो लोग तड़प रहे थे, जो लोग परेशान थे यज्ञ से, हिंसा से, कर्मकांड से, उनको राह दिखाना था। और दोनों धर्मावलंबियों ने, जो महात्मा बुद्ध ने और ऋषभदेव से लेके 24 तीर्थंकर ने जो इनको रास्ता दिखाया, उससे समाज को एक नई दिशा मिली। जैन धर्म जो भारतीय संस्कृति का भी एक मूलाधार है, हम कह सकते हैं, जो अहिंसा पर सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, जिसमें अहिंसा की जो कामना की गई है अतुलनीय है। आज के संसार में उसी अहिंसा की डिमांड हो रही है। यानी अहिंसा, उनकी अहिंसा सिर्फ शारीरिक अहिंसा नहीं है, उनकी अहिंसा का जो चरम परिणति अनेकांतवाद में हुई। अनेकांतवाद क्या? यानी जैन मतावलंबियों का विचार है, जैन मुनियों का विचार है कि आप किसी दूसरे की बात को काटना, दूसरे मत को नहीं मानना, दूसरे मत की सिरे से खारिज करना, आलोचना करना, यह भी एक प्रकार की हिंसा है और उससे लोगों को बचना चाहिए। जो कोई बोल रहा है उसमें भी सत्य हो सकता है, जो आप सोच रहे हैं उसमें भी सत्य हो सकता है, दो मत हो सकते हैं, और एक ही चीज को विभिन्न कोणों से, विभिन्न आयामों से देखा जा सकता है, परखा जा सकता है। यही अनेकांतवाद है।
यही अहिंसा की सर्वोत्कर्ष है। आज विश्व में जो तमाम बात चल रहे हैं, जो तमाम मतांतर हैं, उसका समाधान इसी अनेकांतवाद में ही हो सकता है। आज भारत में भी विभिन्न प्रकार के जो पंथ हैं, जो विभिन्न प्रकार के विचार का समायोजन कर रहे हैं, वो दूसरे की बात, दूसरे के तर्क को मानने के लिए तैयार नहीं है, दूसरे के प्रति सहिष्णुता की भावना नहीं है। उसका यदि समाधान हमें ढूंढना है तो जैनों के द्वारा प्रतिपादित अनेकांतवाद में जाना पड़ेगा और दूसरे की भावनाओं और विचारों को उतना ही सम्मान देना होगा जितना हम अपने विचारों के लिए उम्मीद करते हैं। अनेकांतवाद ने भारतीय संस्कृति की जो आधार रखी, उसी को आगे बढ़ाने का काम आधुनिक काल में महात्मा गांधी ने किया था। उनकी भी अहिंसा लगभग उसी तरह की थी। भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि और रूपरेखा की चर्चा यदि करते हैं तो मध्यकालीन संस्कृति को समेटे बिना भारतीय संस्कृति कैसे खड़ी हो सकती है। मध्यकालीन यानी उस समय जो हमारे देश में मुस्लिम संस्कृति का पदार्पण हुआ और मुस्लिम संस्कृति ने भी हमारी संस्कृति को प्रभावित किया। भारतीय संस्कृति ने उससे बहुत लिया और उसको बहुत अधिक दिया। हुमायूं कबीर जैसे प्रसिद्ध इतिहासकार जो भटक करके ये लिखने की कोशिश करते हैं कि भारतीय संस्कृति के जो कुछ भी जो आधार स्तंभ है वह इस्लामिक संस्कृति ने दिया है, लेकिन भारतीय संस्कृति में के कुछ वैसे मूल आधार प्राग वैदिक काल से चले आ रहे हैं, वैदिक काल से पौराणिक काल से चले आ रहे हैं। इस्लामिक संस्कृति से भारतीय संस्कृति प्रभावित हुई बहुत कम। जैसा कि मैंने बताया शुरू में, यही सातत्य का सिद्धांत है। भारतीय संस्कृति अपनी मूल रूप को कभी नहीं छोड़ी। हाँ, जहाँ तक लचीलापन हो सकता है वहाँ तक इन्होंने अपनाया। इस्लाम और हिंदू संस्कृति, एक प्रसिद्ध विद्वान माधवेंद्र राय लिखते हैं कि विश्व की कोई भी ऐसी जाति नहीं है जो हिंदू के समान मुस्लिम से घृणा करती है। और उन्होंने साथ में यह भी लिखा कि जितना इस्लाम धर्म और इस्लामिक संस्कृति से हिंदू अपरिचित है उतना विश्व की कोई जाति नहीं है। यह विचार उधर भी लागू होता है, क्योंकि जितना मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ अत्याचार किया, वह अत्याचार का उदाहरण दुनिया में कहीं नहीं। इसलिए मुस्लिमों के प्रति जो हमारे हिंदुओं में अज्ञान की भावना है और उसके कारण जो नफरत पैदा हुआ है, उससे भारतीय संस्कृति में जो दरार उत्पन्न हुए हैं, इसको भरने का काम मनीषी ही कर सकते हैं। हिंदू और इस्लाम यानी हिंदू और मुस्लिम में एक बहुत बड़ा मौलिक अंतर है। हिंदू मूलतः विचार में बहुत उदार होते हैं। विचार के धरातल पर, भावनाओं के धरातल पर बहुत अधिक उदार होते हैं। उनको सभी देवताओं को नमन करने में कोई गुरेज नहीं, लेकिन आचार और व्यवहार में उतने ही कट्टर। वह मुस्लिमों को अपने आचार में शामिल करने के लिए कभी तैयार नहीं होते, परंतु मुस्लिम जस्ट इसके विरुद्ध प्रतीत होते हैं। वे व्यवहार, सामाजिक आचार और व्यवहार में बड़े ही उदार होते हैं। वह किसी से उनको मिलने जुलने में बहुत कम समय लगता है, परंतु वह व्यवहार के धरातल पर उतना ही कठोर होते हैं। उन्हें अपने अल्लाह को छोड़कर किसी दूसरे देवता की कल्पना के बारे में कोई मुस्लिम सोच भी नहीं सकता। तो ये जो दोनों के बीच व्यवहार और विचार के प्रति जो अपना दृष्टिकोण है भारत में, उससे भी दोनों के बीच कुछ खाइयां हैं।
जिसका भी भरने का काम जो आज हम राजनेताओं पर छोड़े हुए हैं वह गलत है। इस खाई को भर करके संस्कृति को समृद्ध करने का काम भी मनीषी ही कर सकते हैं, विद्वान ही कर सकते हैं। इस्लाम का अर्थ होता है शांति, शांति में प्रवेश करना। इसको बताने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है और मुस्लिमों को भी ये स्पष्ट करने की जरूरत है। भारत में जो भी आक्रमणकारी घटनाएं हुई है उसका सही ढंग से विवेचन करना और उसको गलत साबित करने का यह काम मुस्लिम विद्वानों का था। लेकिन मुस्लिम विद्वानों ने भारतीयों पर, भारतीय संस्कृति पर जो कुठाराघात मुस्लिमों के द्वारा हुआ उसके बारे में ना तो आलोचना किए और बहुत हद तक हुआ तो वह तटस्थ रहे। इसलिए इसको इन इतिहास के तथ्यों पर पर्दा डालना समाज और संस्कृति को गुमराह करना है। इतिहास में जो घटित घटनाएं हुई है उसका समीचीन विवेचना होनी चाहिए और तब जाकर हम मानसिक धरातल पर सबका समाधान निकाल सकते हैं। इस्लामिक संस्कृति के बाद आधुनिक काल में जो ईसाई संस्कृति उसने भी भारत को समृद्ध किया। उसके पहले मैं शंकराचार्य के बारे में बोलना चाहूँगा, क्योंकि शंकराचार्य ने भी भारतीय संस्कृति की रूपरेखा को तय करने में बड़ी भूमिका निभाई। शंकराचार्य जो आप जानते हैं द्वैतवाद, भारत में 3 बात, द्वैतवाद, अद्वैतवाद और विशिष्टाद्वैतवाद। शंकराचार्य अद्वैतवाद के संपोषक रहे हैं। द्वैतवाद, अद्वैतवाद और विशिष्ट द्वैतवाद क्या है? क्या करने हो रहा है? क्या आत्मा और परमात्मा दो एक हैं? यह अद्वैतवाद है। आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं, यह द्वैतवाद है। और आत्मा और परमात्मा अलग भी हैं और एक भी हैं, यही विशिष्टाद्वैतवाद है। तो शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुज ने इन विभिन्न वादों की परिकल्पना की है। इससे भी हमारे जो ब्रह्म के बारे में, प्रकृति के बारे में, महत्व के बारे में, महतत्व के बारे में जो उनकी संकल्पना है, इससे भी भारतीय संस्कृति संपुष्ट हुई है। भारतीय संस्कृति के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, आधुनिक मतलब स्वतंत्रता आंदोलन के समय 19वीं सदी में पुनः एक क्रांतियां हुई सांस्कृतिक धरातल पर, जिसमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी जैसे बहुत सारे संस्थाओं ने भारतीय संस्कृति में नवजीवन डालने का काम किया। लेकिन यदि गहराई के साथ ब्रह्म समाज, आर्य समाज या अन्य जो सांस्कृतिक क्रांतियां हुई उस समय 19वीं सदी में, उसका अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि सबसे भारतीय संस्कृति के संवर्धन में यदि किसी महापुरुष की जो सबसे बड़ी भूमिका रही है वह स्वामी विवेकानंद की है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने जो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों शक्तियों को समाहित करने की कोशिश किया। उन्होंने यह महसूस किया कि निवृत्ति के मार्ग से भारत अति मार्ग से भारत कमजोर हुआ है। विदेशियों के सामने अपने हाथ खड़ा करना भी एक निवृत्ति मार्गियों का ध्येय रहा था। तो उन्होंने एक मजबूत देश की कल्पना की, मजबूत राष्ट्र की कल्पना की और प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को समाहित करने की कोशिश की। यानी भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति दोनों की आवश्यकता है। इसलिए विवेकानंद यदि भारतीय संस्कृति को समझना है, आधुनिक संस्कृति को समझना है, विवेकानंद साहित्य में आप स्पष्ट झांकी इसकी देख सकते हैं। भारतीय संस्कृति जैसा मैंने कहा सामासिक रही है और हमेशा जो जहां भी यदि खाई उत्पन्न हुई है तो उसको पाटने की हमेशा कोशिश हुई है। लेकिन इसके साथ साथ विघटनकारी शक्तियां भी रही है। अकबर ने
सम्राट अकबर ने इस कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद शेख अमर सरहिंदी ने उनकी सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। ठीक उसी तरह दारा शिकोह ने भी कुछ भारतीय संस्कृति और इस्लामिक संस्कृति को नज़दीक लाने की कोशिश की थी, परंतु औरंगजेब ने उनके उद्देश्य को बिल्कुल नकार दिया। आधुनिक भारत में यदि गांधी जी ने इस्लामिक और हिंदू संस्कृति के बीच में कुछ जो खाइयाँ थी उसको भरने की कोशिश की, परंतु मोहम्मद अली जिन्ना इस समय उनके सारे प्रयास पर पानी फेरे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय संस्कृति इतनी कमज़ोर हो गई है या जो विघटनकारी शक्तियाँ भारतीय संस्कृति को मिटा देगी। जो संस्कृति लगभग 6000-7000 वर्ष से चली आ रही है, अपने सातत्य को बरकरार रखी हुई है, ये विघटनकारी शक्तियाँ नहीं बर्बाद कर सकती। तो सामासिकता यानी कंपोजिट जो कल्चर है, ये हमारी जो सांस्कृतिक विशेषता है, इसको बचाने का ध्येय, इसको संपुष्ट करने का ध्येय अभी भी विद्वानों और मनुष्यों पर ही है। यह राजनेताओं के द्वारा संभव नहीं है। कोकिलचंद विचार मंच के द्वारा जो यह आयोजन किया गया, भारतीय संस्कृति को जानने समझने का जो प्रयास किया गया, समझाने का जो प्रयास किया गया, इस तरह के आयोजन विद्वानों के द्वारा मंच पर ला करके संस्कृति के बारे में, सांस्कृतिक उन्नति के बारे में, संस्कृति के विकास के मार्ग के बारे में जो बताना, यही संस्कृति भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रख सकता है। बाबा कोकिलचंद विचार मंच इस कार्य में बहुत अग्रणी भूमिका निभा रहा है और जो कोकिलचंद विचार मंच के जो जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं तो काफ़ी उत्साही हैं, युवक हैं। अब युवक के मन में इस तरह के विचार प्रस्फुटित हो रहे हैं, यह एक शुभ संकेत है। यह शांति और भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा शुभ संकेत माना जा सकता है। मैं बाबा कोकिलचंद विचार मंच की तरफ से इन आयोजकों को पुनः एक बार साधुवाद देना चाहूँगा, जो जैसे इन बड़े बड़े विद्वानों को लाकर संस्कृति और संस्कृत के बारे में लोगों के ज्ञान को मजबूत करने में जो बहुत अमूल्य योगदान दिया है। बाबा कोकिलचंद विचार मंच, जैसा कि आप जानते हैं, यह बाबा कोकिलचंद एक ऐतिहासिक पुरुष थे जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन की जबरदस्त चेष्टा की और मानव से वह देव के रूप में आज पूजे जाते हैं। बाबा कोकिलचंद मध्यकाल में कुछ ऋषि, कुछ कवि, कुछ मनुष्यों को छोड़ दिया जाए, उस समय बहुत कम लोग भारतीय संस्कृति के निर्माण में, तुलसीदास, कबीर, यानी कुछ इन्हें गिने लोगों को छोड़ दिया जाए, बहुत कम लोग ऐसे हुए जो कि भारतीय संस्कृति को सही दिशा में ले गए। उसी समय में बाबा कोकिलचंद का अवतार हुआ और उन्होंने जो त्रिसूत्र दिया वह बहुत अनमोल मंत्र है। मद्य निषेध की जो उन्होंने कामना की, तमाम भारत के इतिहास में यह विदित है कि संस्कृति का अवमूल्यन कंचन, कामनी और मद्य से हुआ। उन्होंने मद्य निषेध का जो उपदेश दिया है कि संस्कार और संस्कृति को पुरस्कृत करना है तो लोगों को शराब से दूर होना चाहिए। और आज भी उनका जो यह सूत्र है अति प्रासंगिक है। आज मद्य के चक्कर में कितने परिवार उजड़ रहे हैं, कितनी हत्याएं हो रही हैं, कितने व्यसनों का प्रचार प्रसार हो रहा है। यदि इस चीज़ को यदि समाज अपनाए तो सामाजिक क्रांति आ सकती है। दूसरा, उन्होंने नारियों का सम्मान, हमारे तमाम जो पौराणिक ग्रंथ हैं, जो वैदिक ग्रंथ हैं, जो परंपरा है, जो सनातनी परंपरा है, उसमें नारियों के सम्मान की बात कही गई है और यह व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक भी है। कई बार हम मंत्र का उच्चारण तो करते हैं
और लेकिन इसको भूल जाते हैं, यत्र नारी से पूज्यंते रमनते तत्र देवता। लेकिन इसका वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष है, व्यवहारिक पक्ष है। आप अपना कर देखें, जिस घर में नारी का उचित सम्मान मिलता है वह सुख और शांति उस घर में हमेशा मौजूद रहता है। ठीक उसी तरह जो अन्न की रक्षा, मध्यकालीन परिस्थितियों को देखने का से पता चलता है कि अन्न के बिना उस समय तड़प तड़प के लोग मरते थे, भूख से, अन्न के बिना। और उस समय भी जिस समय भारतीय समाज अन्न के बिना तड़प के मर रहा था, लगान के रूप में असूल करके सारे ये महाराजाओं के, नवाबों के, सम्राटों के किले बनते थे, ताजमहल बनते थे, बड़े बड़े किलाएं बनी, उस समय अन्न से तड़प रहे थे। अन्न की रक्षा करने का मतलब है पर्याप्त अन्न की पूजा करना, अन्न का पर्याप्त उत्पादन करना, और समाज का कोई व्यक्ति भूखा न हो, उसके पीछे यह दर्शन है। तो ये त्रिसूत्र कोकिलचंद विचार मंच से अभी भी यह प्रसारित किया जाता है। बाबा का यह त्रिसूत्र में यदि तीनों बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत जरूरी है, आवश्यक है, मानव मूल्यों को पहचानने के लिए, सामाजिक मूल्यों को बरकरार रखने के लिए, शांति और अहिंसा के लिए, ये तीन मूल्य बहुत ही जरूरी हैं, तीन सूत्र बहुत ही जरूरी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज ये धन्यवाद ज्ञापन के अवसर पर मुझे और कुछ कोकिलचंद विचार मंच से उम्मीद है। मुझे बताया गया है कि बाबा कोकिलचंद विचार मंच सामाजिक विकास की दिशा में अन्य मानसिक धरातल पर अन्य कार्यक्रम करने जा रहा है। और यह कल से ही 11 दिवसीय संवाद कार्यक्रम कि ग्राम का उत्थान कैसे हो, समाज का उत्थान कैसे हो, शिक्षा का विकास कैसे हो, लोगों में शांति और सद्भाव कैसे हो, इसके लिए कल से लगातार 11 दिनों तक पुनः व्याख्यान माला प्रस्तुत की जाएगी। और इसमें इन जो नवयुवक इसमें लगे हुए हैं, निश्चित रूप से अति सराहनीय कार्य कर रहे हैं। मैं पुनः इनको बधाई देता हूं, और उन तमाम विद्वान प्रोफेसर जो भारत के तमाम भाग से जुड़ करके इस विचार मंच के द्वारा अपने ज्ञान से सुधी श्रोताओं को सराबोर किया, मैं उनको प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। ठीक है ना, कर दिए, ठीक रहा ना।